हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस कैरियर। आज की इस वीडियो में फिर से वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के मैं पार्ट 10 को कराने वाला हूं। आप लोगों को पता है कि सीरीज जो मैं चला रहा हूं 9 पार्ट तक वीडियो अपलोड हो चुका है और ये पार्ट 10 है। और यहाँ पे आप लोगों को सभी ट्रेड के लिए जो कॉमन है वो क्वेश्चन भारत स्किल से लाया हूँ और हर बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं आपके एग्जाम के लिए। तो आप इन सभी वीडियो को नहीं देखे हैं तो सभी वीडियो को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा प्लेलिस्ट का, वहाँ से जाकर आप लोग सीरियल वाइज सभी वीडियो को देख जाइएगा। और एक खास बात, जो भी आप क्लास करते हैं आप www.successcareer.co.in पर जाकर मॉक टेस्ट जरूर लगाया करें वर्कशॉप कैलकुलेशन का, आपके थ्योरी का, जिससे कि आपको प्रैक्टिस अच्छे से हो पाए। आप यहाँ पे अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करके जिस भी लैंग्वेज में देना चाहेंगे मॉक टेस्ट दे सकते हैं। सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को अवेलेबल हो जाएंगी। पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं पार्ट 10 को। देखिए 90 तक के क्वेश्चन तो मैं आप लोगों को करा दिया हूँ। अब यहाँ से हम 91 तक क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 91 नंबर दिया है, हाउ मेनी अर्ग्स फॉर 1 जूल। 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं आपको बताना है। तो आपको पता है ना 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, तो 10 के पावर 7 अर्ग होते हैं। इसको हम लोग डिफाइन भी करेंगे 10 के पावर 7 आया कहाँ से। तो आपको पता है ना 10 के पावर 7 कहाँ से आया, कैसे आया। यहाँ पे सबसे पहले अर्ग देखेंगे, यहाँ जूल दिया है। 1 जूल में कितने अर्ग, सबसे पहले देखिएगा जो कार्य होता है ना, कार्य का मात्रक सीजीएस पद्धति में क्या होता है, अर्ग होता है, ठीक है। और एमकेएस पद्धति में क्या होता है, तो एमकेएस पद्धति में क्या होता है, जूल होता है। अब जूल और अर्ग में हम लोग संबंध देखेंगे। यहाँ पे 1 जूल किसका मात्रक है, कार्य का मात्रक है, यानी कि एफ डब्लू। और डब्लू बराबर क्या होता है, कार्य बराबर, तो कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, ठीक है। तो यहाँ पे बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, और डिस्टेंस का मात्रक मीटर होता है। याद रखिएगा यहाँ पे 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है सीजीएस पद्धति में। न्यूटन बल का मात्रक न्यूटन है एमकेएस पद्धति में, और डाइन किस का मात्रक, सीजीएस पद्धति में डाइन बल का मात्रक है। तो 1 न्यूटन में कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 1 न्यूटन में 10 के पावर 5 डाइन हो गया। और 1 मीटर में आपको पता है कि सीजीएस पद्धति में जो है कि 1 मीटर में 100 होता है ना सेंटीमीटर, तो 100 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे 100 हो गया। अब आपको ध्यान क्या देना है, 100 हो गया तो 10 के पावर 5 गुणे 10 के स्क्वायर, ये निकल कर आया 10 के पावर 7। तो आपको पता चल गया 1 जूल, कार्य का मात्रक जूल होता है, यानी कि 1 जूल बराबर क्या निकल कर आया, 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग निकल कर आया। और जैसा कि मैं बताया अर्ग किसका मात्रक है, तो सीजीएस पद्धति में, और जूल किसका मात्रक है, तो ये एमकेएस पद्धति में, ठीक है। और यहाँ पे एक बात मैं आप लोग को समझा दूं, 1 न्यूटन बराबर मैं लिख दिया हूँ 10 के पावर 5 डाइन। आप लोग को नहीं समझ में आया होगा, इसको याद कर लीजिए और मैं इसको प्रूव करके दिखा देता हूँ कैसे आया है। देखिए आपको पता है ना बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, और बल बराबर क्या होता है, तो बल बराबर होता है m इंटू ए, यानी कि द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब द्रव्यमान को हम लोग किस में नापेंगे, 1 किलोग्राम, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, और त्वरण यानी कि त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मैं यहाँ पे सिर्फ डाटा लिख रहा हूँ। चलिए मैं यहाँ पे द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब 1 किलोग्राम में कितना होता है, 1000 ग्राम होता है ना सीजीएस पद्धति में, 1000 ग्राम होगा। और 1 मीटर में आपको पता है 100 सेंटीमीटर होता है, और सेकेंड का मात्रक सेकेंड ही रहता है कोई भी पद्धति में। अब यहाँ पे हम लोग 1000 को क्या लिख सकते हैं, 1000 को 10 के पावर 3 लिख सकते हैं, गुणे 10 के पावर 100 को क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। और ग्राम यहाँ पे सेंटीमीटर, यहाँ पे ग्राम सेंटीमीटर और सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है। त्वरण का मतलब मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। अब देखिए 10 के पावर 3 और 10 के पावर 2 दोनों ऐड हो जाएगा, तो 10 के पावर 7 ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर। ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर को ही क्या बोला जाता है, डाइन बोला जाता है। तो आपको निकल कर आ गया 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5, यहाँ पे ये होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आगे का अगर आप लोग को नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा,
क्योंकि अगले दिन जब मैं भी आऊँगा, जो भी क्वेश्चन नंबर आप बता देंगे कि ये समझ में नहीं आया, तो सबसे पहले मैं अगली वीडियो में उसी को डिस्कस करूँगा। तो कोई भी क्वेरी होता है आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, कि आपको ITI से रिलेटेड आपकी सारी इन्फॉर्मेशन और आपकी तैयारी आपको मिलता रहे। चलिए 92 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। देयर व्हाट इज कॉल्ड इफ ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए बॉडी एंड मूव इट थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। दिया है 1 न्यूटन बल किसी वस्तु पर कार्य करता है और उसे 1 मीटर की दूरी चलती है या खिसकती है, तो उसे क्या कहते हैं। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट मैं बना दूँ, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है कोई, और इस पे 1 न्यूटन का बल लगाया जाता है, तो ये कितना दूरी चल जाता है, ये यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर की दूरी चला जाता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोला जाता है कार्य, बोला जाता है कार्य हुआ। ठीक है, कार्य बराबर क्या होता है, तो कार्य बराबर होता है W यानी कि वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, यानी कि बल गुणे विस्थापन। अब यहाँ पे 1 न्यूटन बल लगा है, ठीक है, और डिस्टेंस कितना चला है, तो 1 मीटर चला है, और इसी को तो बोलते हैं 1 जूल। तो 1 न्यूटन मीटर बोलिए, 1 न्यूटन मीटर, या इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1 जूल बोल सकते हैं। तो याद रखिएगा, किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाने पर वो अगर 1 मीटर की दूरी चलती है तो उसी को 1 जूल बोला जाता है। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 93 नंबर। चलिए 93 नंबर का आंसर आप लोग बता देंगे। दिया है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ पावर आउटपुट टू पावर इनपुट। देखिए, आउटपुट अपान इनपुट इक्वल टू, इसी को बोला जाता है, जैसे किसी वस्तु पे हमने कितना इनपुट दिया और वो कितना आउटपुट दिया, उसी को अनुपात को हम लोग बोलते हैं दक्षता, इफिशियंसी बोला जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ी ध्यान रखेंगे, दक्षता को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, ईटा से डिनोट करते हैं। कभी कभी दक्षता प्रतिशत पूछ देता है, तो दक्षता प्रतिशत निकालने के लिए आपको दक्षता का फार्मूला पता है, आउटपुट अपान इनपुट इंटू 100 कर देते हैं, तो हमारा ये क्या होता है, दक्षता प्रतिशत निकल कर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 94 नंबर। दिया व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड। दिया है कि किसी वस्तु को कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप ही के अंदर कोई कार्य करने की क्षमता है, ठीक है, किसी भी कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा बोलते हैं। जैसे छोटे बच्चे कितना एनर्जी रहते हैं, हमेशा इधर से उधर सामान किए रहते हैं, परेशान किए रहते हैं घर के लोगों को, तो उनके अंदर बोलते हैं ना कितना ऊर्जा है, थकते नहीं है, दौड़ते रहेंगे दिन भर इधर से उधर, थकते नहीं, तो हम लोग बोलते हैं कितना ऊर्जा है इसके अंदर। तो उसी तरह किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। और ऊर्जा यानी कि एक प्रकार का क्या है, कार्य है, और कार्य का मात्रक ऊर्जा के मात्रक के बराबर होता है, यानी कि जूल होता है। कार्य का मात्रक बोलिए या ऊर्जा का मात्रक होता है, ऊर्जा का मात्रक ही क्या बोला जाता है, जूल बोला जाता है। अब यहाँ पे एक शक्ति ऑप्शन आया है, तो शक्ति क्या होता है, तो कोई भी वस्तु को कार्य करने की जो दर होता है, कार्य करने की दर, कार्य करने की समय दर को हम लोग क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। ये भी याद हो गया, तो पावर आपको पता चल गया। कार्य करने की समय दर को हम लोग क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। ठीक है, बल आपको बता ही दिया हूँ, बल क्या होता है, F इक्वल टू एम इंटू ए, यानी कि एकांक द्रव्यमान को 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से वस्तु में क्या होता है, एक बल, या बल का मात्रक क्या होता है, 1 न्यूटन भी होता है, आपको पता है एक। ठीक है, तो बल किसे कहते हैं, तो कोई वस्तु क्या होता है कि जब हम लोग किसी वस्तु पे बल लगाते हैं, तो बल को यहाँ पे याद रखिएगा, बल किससे निकल कर आता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, बल किसे कहते हैं, या बल न्यूटन के किस नियम से निकल कर आता है, तो न्यूटन के द्वितीय नियम से आता है। ठीक है, द्वितीय नियम क्या है, यहाँ पे प्रथम नियम क्या है, ये भी मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं न्यूटन लिख दिया हूँ, ये है न्यूटन। ठीक है, न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का प्रथम नियम याद रखिएगा। मैं आपको बोल रहा हूँ, प्रथम नियम में है कि जो वस्तु जैसी है, जिस अवस्था में वैसी ही बनी रहेगी। यदि वो विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही बनी रहेगी ये वस्तु, जब तक इस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक है, तो ये प्रथम नियम है। अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में रहेगा, यानी कि रुका है तो रुका ही रहेगा, जब तक उस पर हम लोग बाहरी से फोर्स नहीं लगाएंगे। ये प्रथम नियम है। यदि कोई वस्तु लगातार गतिमान है तो वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक उस पर बाह्य बल नहीं लगाया जाता है। तो इसी को बोला जाता है जड़त्व का नियम। न्यूटन के प्रथम नियम को क्या बोला जाता है, जड़त्व का नियम। दूसरा नियम है बल का नियम भी इसे बोलते हैं।
तो इसी को F इक्वल टू एम इंटू ए निकल कर आता है द्वितीय नियम से ही। इसका थोड़ा हिस्ट्री थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए। न्यूटन का द्वितीय नियम, इसको बोला जाता है संवेग परिवर्तन की दर, यानी कि संवेग परिवर्तन P/T, यानी कि संवेग परिवर्तन क्या हो गया यहाँ पे P1 माइनस P2, यानी कि ये संवेग है। और P1 मतलब क्या हो गया mv माइनस mu/T, यानी कि संवेग। संवेग किसे बोलते हैं? संवेग बराबर होता है, संवेग बराबर क्या होता है? तो ये होता है m इंटू वी, यानी कि द्रव्यमान गुणे वेग को ही हम लोग क्या बोलते हैं? संवेग बोलते हैं। अगर आपको कोई पूछे बोले कि संवेग क्या होता है तो आप लोग क्या बोलेंगे? द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को ही संवेग बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे निकल कर क्या होता है, मैं m बाहर ले लिया और v/T को ही हम लोग क्या बोलते हैं? m इंटू ए बोलते हैं, क्योंकि वेग परिवर्तन की दर को क्या बोला जाता है? त्वरण बोला जाता है। v/T को क्या बोलते हैं? वेग बटा में समय, त्वरण बोला जाता है। तो F इक्वल टू क्या निकल कर रहा है? m इंटू ए। तो अगर एग्जाम में आ जाए कि संवेग परिवर्तन की समय दर को क्या बोलते हैं, तो बल बोल सकते हैं, या उसी से निकल कर आया m इंटू ए, यहाँ पे जो कि प्रूव में कर दिया। आगे का क्वेश्चन देखेंगे 95 नंबर। दिया व्हाट इज द वर्क डन इन यूनिट टाइम। यहाँ पे दे दिया है कि एक इकाई समय में किया गया कार्य क्या कहलाता है। तो आपको बता दिया ना, एक इकाई समय में किया गया कार्य को ही हम लोग क्या बोलते हैं? अभी ऊपर मैं बता के ही आ रहा हूँ, उसे बोलते हैं शक्ति, यानी कि करेक्ट आंसर बी हो जाएगा शक्ति। कार्यकर्ता की कार्य करने की समय दर को ही क्या बोला जाता है? शक्ति बोला जाता है। ये भी याद हो गया आप लोगों को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये अगला क्वेश्चन थोड़ा न्यूमेरिकल है, इसे अच्छे से समझेंगे भी। यहाँ पे 96 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 96 नंबर का क्वेश्चन दिया है व्हाट मैक्सिमम हाइट ए स्टोन विल रीच इफ इट इज थ्रोन अपवार्ड विथ ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। देखिए किसी पत्थर की अधिकतम ऊंचाई क्या होगी यदि उसे 20 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले आप लोगों को गति के समीकरण आना चाहिए। तो आपको गति का समीकरण मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, याद कर लीजिएगा या आप नोट बना लीजिए। गति के समीकरण, आपको पता है गति के समीकरण 3 प्रकार के होते हैं। पहला गति का समीकरण क्या होता है? तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा जो गति का समीकरण होता है वो होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। ठीक है, तीसरा जो गति का समीकरण होता है वो होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब यहाँ पे सारी चीज़ हम लोग समझेंगे। यहाँ पे u क्या है? तो u यहाँ पे प्रारंभिक वेग है, v क्या है? v अंतिम वेग है, और t क्या है? t समय है, और s क्या है? सेकेंड है, और a क्या है? त्वरण है। याद रखिएगा ये गति के 3 समीकरण होते हैं। लेकिन जब कोई वस्तु हम लोग ऊपर की ओर फेंकते हैं या नीचे की ओर फेंकते हैं तो इसी फार्मूले में हम लोग बस एक जहाँ पे यूज किए ना, एक क्या है? त्वरण है, हम लोग गुरुत्वीय त्वरण यूज करने लगते हैं। क्योंकि जब हम कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिराते हैं या नीचे से ऊपर की ओर गिराते हैं तो उस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगने लगता है। गुरुत्वाकर्षण बल लगने के कारण जी या तो प्लस में होगा या माइनस में होगा। तो किस स्थिति में प्लस होगा और किस स्थिति में माइनस होगा ये भी जानेंगे। देखिए जब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की तरफ कोई वस्तु गिर रही है, जैसे ऊपर से कोई वस्तु नीचे की तरफ गिरा रहे हैं, कोई वस्तु है ये गेंद ऊपर से हम लोग नीचे की तरफ गिरा रहे हैं ज़मीन की तरफ, उस समय क्या होगा? प्लस जी होगा। ठीक है, प्लस जी क्यों होगा? क्योंकि जब हम टावर से या किसी ऊंचाई से कोई भी चीज़ वस्तु को गिराते हैं नीचे की तरफ वो गिरने लगता है। नीचे की तरफ क्यों आता है? क्योंकि उस पर गुरुत्वाकर्षण प्लस में लगता है नीचे की तरफ, क्योंकि पृथ्वी उसको अपने तरफ खींचता है। तो जब खींचता है तो वो प्लस होगा। और कोई वस्तु है, गेंदी है, हमने ज़मीन से इसको ऊपर की तरफ फेंका तो वो क्या होगा? ये गेंद कुछ ऊंचाई तक जाएगा, कुछ ऊंचाई पे जाकर रुक जाएगा, फिर वो नीचे की तरफ आने लगेगा। क्यों नीचे की तरफ आने लगेगा? क्योंकि उस पर प्लस जी कार्य कर रहा है। और ऊपर की तरफ भी जा रहा है, तो जब गेंद ऊपर की तरफ जा रहा है तो उस पर माइनस जी लगेगा। माइनस लगने के कारण वो जाते 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 कुछ ऊंचाई पे जाकर रुक जाता है, क्योंकि माइनस उस पर लग रहा है गुरुत्वीय त्वरण।
ठीक है। तो प्लस कब होगा, जब वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ आ रही होगी, और जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर की तरफ जा रही होगी तो माइनस जी लगेगा। तो वही गति के समीकरण में जहाँ जहाँ ए था वहाँ पे मैं जी लगा दूंगा। ठीक है। तो जब यहाँ पे याद रखिएगा, जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो वहाँ पे हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, प्लस जी। तो हो जाता है गति के समीकरण में v इक्वल टू प्लस ए टी था ना, तो ए की जगह हम जी कर देंगे और टी कर देंगे, क्योंकि ए त्वरण है और जी गुरुत्वीय त्वरण है। गुरुत्वीय त्वरण लगेगा ऊपर की तरफ कोई वस्तु फेंकेंगे या नीचे की तरफ गिरेगा। तो ऐसे ही एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाता है। ठीक है। ऐसे ही अगला जो समीकरण वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gS, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे ये तो हो गया जब वस्तु हमारा किधर की तरफ आ रहा था, नीचे की तरफ आ रहा था तब। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे जब वस्तु नीचे से अब ऊपर की ओर जा रहा है, यानी कि हम कोई वस्तु ये है ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो इस पर क्या काम करेगा, माइनस जी काम करेगा। तो फार्मूला क्या बनेगा, तो जहाँ जहाँ जी था ना वहाँ माइनस जी कर देंगे। तो v इक्वल टू यू माइनस जी टी, और अगला जो समीकरण बनेगा वो s इक्वल टू, s की जगह हम लोग h इस्तेमाल करेंगे। s डिस्टेंस है और h यहाँ पे ऊंचाई है, तो क्या हो जाएगा, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर प्लस हाफ नहीं माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ऐसे ही v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gS। तो इसमें कौन से लगाएंगे, इसमें हम लोग तीसरा समीकरण ये क्वेश्चन में लगा कर आंसर लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे दिया है किसी पत्थर की अधिकतम वेग जो दिया है 20 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है और वेग ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। तो ऊपर की ओर फेंका जा रहा है तो उसमें माइनस जी लगेगा। और मैं बताया आप लोगों को कौन सा फार्मूला लगेगा यहाँ पे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस जी और एस। ठीक है। अब देखिए अंतिम वेग ऑलरेडी दिया है। अंतिम वेग क्या हो जाएगा, जब ये गेंद है ऊपर की तरफ जाएगा यहाँ पे, तो जाकर ये कुछ ऊंचाई पे रुक जाता है। कोई भी आप गेंद ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो क्या होता है, ऊंचाई पे जाता है, कुछ ऊंचाई पे जाकर वो रुक जाता है, फिर वहाँ से फिर नीचे की तरफ आने लगता है। तो जो वस्तु ऊपर की तरफ गया है वो उस पर हम लोग क्या लगाएंगे, तो देखिए यहाँ पे अंतिम वेग क्या हो जाएगा, जब ये गेंद ऊपर की तरफ जाकर अधिकतम ऊंचाई पे पहुँच जाएगा तो वहाँ जाकर रुक जाता है। तो अंतिम वेग क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी जीरो का स्क्वायर। प्रारंभिक वेग जब नीचे से हम लोग फेंके थे तो ये कितने स्पीड से फेंके थे, 20 मीटर प्रति सेकंड के। तो 20 का स्क्वायर माइनस, ठीक है, तो माइनस, अब जी यहाँ पे वैल्यू दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड, तो जी और इंटू एच। ठीक है। अब यहाँ पे 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू 400 माइनस 10h। अब 10h माइनस में इधर आके क्या बनेगा, प्लस 10h बन जाएगा बराबर 400। तो h इक्वल टू क्या निकल कर आ जाएगा, h इक्वल टू 400 बटा में 10 इक्वल टू 40। क्या निकल कर आ गया, हाइट जो होगा वो 40 मीटर ऊंचाई तक ही जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 40 मीटर, डी आंसर हो जाएगा। आपको निकाल कर मैं बता दिया कि यदि किसी पत्थर को अधिकतम ऊंचाई क्या होगी, यदि उसे 20 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो फार्मूला कौन लगाएंगे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस जी एच। वी यानी कि जीरो का स्क्वायर, अंतिम वेग जीरो हो जाएगा। और मैं दोबारा कर देना चाहता हूँ क्योंकि आप लोगों को समझ में आया होगा, नहीं आया होगा। यू स्क्वायर यानी कि यहाँ पे 20 का स्क्वायर यानी कि अंतिम प्रारंभिक वेग है 20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के ऊपर से फेंका। यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण 10 लग रहा है और एच ऊंचाई तक जाएगा। यहाँ पे 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा, 400 माइनस 10h इक्वल टू 0। अब माइनस 10 है इधर आके क्या बनेगा, प्लस 10h इक्वल टू 40। तो 0 से 0 कट जाएगा, 400 में एक 0 कट जाएगा, तो h इक्वल टू क्या निकल कर आ गया, 40 मीटर निकल कर आ गया। मैं जैसा कि आप लोग को आंसर भी पता चल गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 97 नंबर दिया है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ एन एरोप्लेन टेकिंग ऑफ ए फ्रॉम लैंडिंग फील्ड हैज़ टू 700 मीटर इफ़ इट लीव्स द ग्राउंड इन 10 सेकेंड फ्रॉम द स्टार्ट। दिया है एक लैंडिंग फील्ड से उड़ान भरने वाले हवाई जहाज का त्वरण क्या होगा यदि वो टेक ऑफ के लिए 700 मीटर की दूरी 10 सेकेंड में तय करता है। ठीक है,
यहाँ पे क्वेश्चन को हम दोबारा पढ़ेंगे और समझते चलेंगे। दिया है कि एक लैंडिंग फील्ड से उड़ान भरने वाले हवाई जहाज का त्वरण पूछ रहा है, यानी कि त्वरण मतलब क्या पूछ रहा है, ये ए पूछ रहा है। ठीक है, ए पूछ रहा है यदि वो टेक ऑफ के लिए 700 मीटर, यानी कि एस यहाँ पे दिया हुआ है और टी दिया हुआ है, तो आपको पता है एस वाला फार्मूला एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अभी मैं फार्मूला दूसरा बताया था, गति के समीकरण का दूसरा। अब यहाँ पे यू क्या है, प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग मान लीजिए कि ये हवाई जहाज है, ठीक है, ये हवाई जहाज है। अब ये लैंड कर रहा होगा तो पहले तो क्या होगा, विराम अवस्था में होगा ना, विराम अवस्था में होगा, यानी कि प्रारंभिक वेग इसका 0 मीटर प्रति सेकेंड होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, एस इक्वल टू 0 से टी में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही रहेगा, प्लस हाफ यानी कि आधा। ए दिया, ए बताना है आपको, और टी दिया हुआ है, टी का स्क्वायर यानी कि टी 10 सेकेंड दिया है, यानी कि 10 का स्क्वायर। तो एस इक्वल टू क्या निकल कर आ जाएगा यहाँ पे, तो एस इक्वल टू निकल कर आ जाएगा यहाँ पे, एस का मान भी दिया है 700, तो मैं यहाँ पे 700 रख ले रहा हूँ, एस इक्वल टू 700 में रख ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे टी स्क्वायर है, तो एस का मान दिया है, कितना दूरी है 700, बराबर 1/2, तो 1/2 ही रहने देंगे। ए का वैल्यू दिया है यहाँ पे, एक का निकालना ही है, टी का वैल्यू दिया है टी यानी कि 10 सेकेंड, यानी कि 10 का स्क्वायर। अब 2 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 1400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, जब इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो 700 गुणे 2 यानी कि ये कितना हो जाएगा, 1400 हो जाएगा। 1400 बराबर, अब ये क्या है, ए इंटू 10 के स्क्वायर क्या हो जाएगा 100। अब ए बराबर क्या हो जाएगा, तो 1400 बटा में 100, तो 100 से 00 कैंसिल हो जाएगा, तो ए हमारा क्या निकल कर आ गया, यहाँ पे 14 आ गया है। ठीक है, ए निकल कर क्या आ गया 14, तो क्या हो जाएगा 14 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ए इक्वल टू 14 मीटर। 98 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है व्हाट इज द रिटार्डेशन ऑफ ए कार मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर इज ब्रॉट टू रेस्ट इन 45 सेकेंड्स। ठीक है, दिया है 50 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चलने वाली कार को 45 सेकेंड में विश्राम में लाया जाता है, तो उसका मंदन क्या होगा। मंदन क्या होता है, तो मंदन भी एक त्वरण है। जैसे कोई कार है ना, यहाँ पे कोई कार है और ये कार अगर चल रहा है तो हम इस कार पे यदि ब्रेक लगाएंगे इस कार पे, तो इसमें त्वरण उत्पन्न होगा, उसी को हम लोग मंदन कहते हैं। मंदन जो त्वरण ए होता है ना, वो -ए में चला जाता है, तभी तो कार रुकेगा, तो उसी को मंदन बोला जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पे बता दिया। अब फार्मूला आप लोगों को कौन से लगाना है, तो यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे v इक्वल टू यू माइनस ए टी। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि अवमंदन हो रहा है, यानी कि मंदन हो रहा है, यानी कि गाड़ी रुक रही है। अब v यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देखिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है और ऑप्शन में मीटर प्रति सेकंड है, तो किलोमीटर को हम लोग घंटा में बदलेंगे तो क्या होता है, आपको मैं यहाँ पे बदल दे रहा हूँ पहले। तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा को हम लोग मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं, तो हम लोग गुणा करते हैं 5/18 से। अब ये किस में बदल गया, मीटर प्रति सेकंड में। अब फार्मूला पे रख देते हैं v इक्वल टू यू माइनस ए टी होता है अंतिम वेग। अंतिम वेग देखिए, जब कोई कार है तो वो अवमंदित हो रहा है, तो वो लास्ट में क्या हो जाएगा, उसका अंतिम वेग 0 हो जाएगा ना, तो अंतिम वेग यहाँ पे 0 हो जाएगा। जब कार रुक ही रहा है तो वो उसका अंतिम वेग 0। प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 50 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा को हम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर प्रति सेकंड में कर लिए हैं। अब ये हमें निकालना ही है और टी ऑलरेडी 45 दिया हुआ है। अब देखिए, हम माइनस इधर है, माइनस ए इंटू 45 है, तो हम 45 ए इधर करके उसको प्लस में बना लेते हैं और हमारा 50 गुणे 5/18 ये है ही। अब यहाँ पे हमारा ए सिर्फ निकालना है, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सिर्फ हम इधर ही रहने देते हैं, 45 इधर मल्टीप्लाई है तो उधर जाके क्या बनेगा, भाग बन जाएगा। तो अब देखिए 50 गुणे 5/45 अब कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। 5×9 45। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 50 को हम लोग कटा दे रहे हैं 2 से, यहाँ पे मैं 50 को भी कटा दे रहा हूँ।
50 2 बार में जाएगा 25 बार में, और 18 भी 2 बार में, 2 से कटेगा 9 बार में। अब यहाँ पे क्या हो गया 25/81। चलिए अब 25/81 को हम लोग भाग दे रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग 81 लिख ले रहा हूँ मैं। 81 से हमें भाग देना है ना, 81 तो मुझे भाग देना है और 25 में भाग देना है, तो 81 में 25 से, तो यहाँ पे 25 81 से क्या है कम में नहीं जाएगा, तो हम दशमलव लगा लेंगे, तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, 250 हो गया। अब कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, तो 3 एकने 3, 3 वाटे 24 हो गया। अब यहाँ पे कितना शेष बचेगा 7 शेष बचेगा, कितना शेष बचेगा 7। अब देखिए यहाँ पे मैं 0 बढ़ा सकता हूँ, अब ये कितनी बार जाएगा, तो ये नहीं जाएगा, फिर मैं यहाँ पे 0 बढ़ाकर फिर 0 बढ़ाऊँगा, कितनी बार जाएगा 8 7 56, 8 9 72, 9 बार जाएगा, यानी कि 3.308 होगा, 0.308 आंसर आ रहा है। और पॉइंट हम 2 ही डिजिट तक लेंगे क्योंकि यहाँ पे दिया नहीं है, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन दिया है, बी ऑप्शन 0.30 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हमारा निकल कर करेक्ट आंसर हो जाएगा 98 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 99 नंबर दिया है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ ए कार इफ द स्पीड ऑफ ए कार हैज इंक्रीज फ्रॉम 20 km/h टू 40 km/h इन 1 मिनट। दिया है 1 मिनट का, दिया है कि एक कार का जो त्वरण है, यदि कार की गति 1 मिनट में 25 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़कर 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है, तो हमें क्या निकालना है, हमें कार का त्वरण निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे इसको देख लीजिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे 25 किलोमीटर से बढ़कर कितना हो गया 40 किलोमीटर, बढ़ा कितना, तो 40 में से 25 घटाएंगे तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ गया है। ठीक है, अब यहाँ पे 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ गया, लेकिन हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर प्रति सेकेंड में, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये अब किस में बदल गया, किलोमीटर प्रति घंटा हटकर मीटर प्रति सेकेंड में बदल गया। अब आपको पता है त्वरण बराबर क्या होता है, तो यहाँ पे त्वरण बराबर होता है वेग बटा में समय। वेग ऑलरेडी आपके पास है 15 गुणे 5/18, और यहाँ पे समय टी यानी कि 1 मिनट में ये काम हुआ है, 1 मिनट में बढ़कर, तो 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड से हम यहाँ पे वो मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 चौके 60। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 18, अब 5 में हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5/18 चौके 72। अब 72 में 5 से हमें भाग देना है, तो 72 में हम 5 से जब भाग देंगे यहाँ पे, चलिए मैं 72 में 5 से भाग दे रहा हूँ, यहाँ 72 लिख दे रहा हूँ और 5 में मुझे भाग देना है, तो कितनी बार जाएगा ये देख लीजिए। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, दशमलव लगा कर आगे बढ़ाना होगा, 5 से मुझे करना है, तो दशमलव लगाएंगे तो 0 बढ़ेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे तो फिर एक 0 बढ़ेगा। अब कितनी बार ले जाएंगे, 7 7 49, अधिक हो जाएगा तो हमें 6 बार ही ले जाना पड़ेगा, तो 7 दूनी 14 के 4 80 लगा एक। देखिए मैं यहाँ पे भाग दे रहा हूँ 72 में 5 से, ठीक है, दशमलव बढ़ाया तो 0 आ गया, फिर 0 बढ़ाएगा एक तो एक और 0 आ जाएगा। अब कितनी बार ले जाएंगे इसको, तो मैं ले जाऊंगा 6 बार में ले जा रहा हूँ, 6 दूनी 12 के 2 हासिल लगा 1, 6 7 42 1 43, ठीक है। 7 बार ले जाता तो वो 500 से अधिक हो जाता है, इस वजह से हम 6 ही बार ले गए। अब इसको हम लोग घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 3 गया 6, ये कट जाएगा। अब यहाँ पे दशमलव ऑलरेडी बढ़ा है तो यहाँ पे हम लोग 0 बढ़ा सकते हैं। अब कितनी बार ले जाएंगे, तो 9 7 63, 9 बार ले जाएंगे, तो 9 दूनी 18 के 8 हंसी लगा 1, 9 7 63 1 64। अब कितना हो जाएगा, तो 10 में से 8 गया 2, अब यहाँ पे कितना 7 में से 4 गया 3, ये कट जाएगा। यानी कि हमारा जो आंसर आया 0.069 आया मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो कौन से ऑप्शन में है, तो ये सी ऑप्शन में है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। थोड़ा कैलकुलेटिव है, आप लोगों को थोड़ा समझना पड़ेगा। आप लोग गति का समीकरण याद कर लीजिए, फिर कोई वस्तु ऊपर की तरफ बेचेंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण -g +g वो समझ ही लिए आप लोग, और नोट बनाते चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। दिया है किसी वस्तु की त्वरण की इकाई क्या होती है, तो आपको पता है ना, त्वरण मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इसकी यूनिट होती है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने 10वां पार्ट आप लोगों को कंप्लीट करा दिया। अगले क्लास में हम लोग पार्ट 11 को करेंगे।
जो कि इससे आगे होगा, और उसमें और अच्छे से इस चीज़ को क्लियर करवाएंगे आप लोगों को कि आपका जैसे गति का समीकरण हो गया, ठीक है, और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ऊपर कोई वस्तु जा रहा है तो माइनस जी प्लस जी का जो वैल्यू में बताया था, ऊपर जा रहा है तो क्या होगा, माइनस जी होगा, और ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो प्लस जी होगा। ये इंपॉर्टेंट है। बाकी उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारे वीडियो समझ में आ रहे होंगे। यदि आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको सारी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का दे दूंगा। और पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, और अपनी प्रैक्टिस के लिए successcareer.co.in पर विजिट करके आप अपनी मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइज। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद साथियों।